लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के ज्योग्राफी के पेपर के बारे में, जिसकी ऑफिशियल की से आज हम इस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पेपर में जो है टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो है 150 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। ये ज्योग्राफी का पेपर है। इसके लिए 3 घंटे आरपीएससी प्रोवाइड करती है, प्लस 10 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा बबल्स दिए जाते हैं, 5th वाला जो बबल दिया जाता है उसको फिल करने के लिए आपको दिया जाता है। तो ये तो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और पेपर जो है वो 300 मार्क्स का था। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ हिल स्लोप साइकिल थ्योरी? इसका आंसर जो है आरपीएससी ने 4 माना है, यानी कि एलसी किंग। एलसी किंग इसका आंसर माना है, एलसी किंग। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कृषि प्रदेश विश्व के शराब वाइन उद्योग के हृदय के रूप में जाना जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ वर्ल्ड्स वाइन इंडस्ट्री? इसका आंसर जो है वो 2 माना गया है, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर रीजन होता है, यहाँ पर खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी जाना जाता है, और यहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल पाया जाता है। तो ये यहाँ की क्लाइमेट की विशेषता होती है, और स्पेशली जो है ये वाइन उद्योग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसके बारे में आपको बताना है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय विभेदन की संकल्पना हेली के द्वारा दी गई थी। ये स्टेटमेंट है, और इसका जो रीज़न बताया गया है, तापीय विभेदन की संकल्पना भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाती है। इसका आंसर जो माना गया है वो है 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जो आपका कंसेप्ट है हीटिंग वाला, जो इंडियन मानसून से रिलेटेड, वो डिफरेंशियल हीटिंग का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली हेली ने दिया था। और इसका कारण कैसे है कि तापीय विभेदन की जो संकल्पना है वो भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाती है। तो ये माना गया है आरपीएससी की तरफ से। नेक्स्ट है 4th, निम्न में से कौन सा जो पेयर है वो खनिज और खनन का जो पेयर है वो सही से मैच है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोयला जो है वो कोयला बेसिन, उसके बाद में बॉक्साइट जो है वो गुरु महिसानी, लोहा सिंगरौली, पेट्रोलियम लूनेज, और 5th है अनुत्तरित, यानी कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका जो आंसर आरपीएससी ने माना है वो है 4, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो लूनेज नाम की जगह से मिलता है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। निम्न में से राजस्थान की झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। राजस्थान में जो लेक्स पाई जाती हैं उनका नॉर्थ से साउथ की ओर सीक्वेंस बताना है आपको। इसका जो आंसर माना है आरपीएससी ने वो है 4, यानी कि नॉर्थ में है फाय सागर, देन है मांडल, उसके बाद फतेह सागर, उसके बाद में है गैप सागर। फाय सागर आप जानते हैं अजमेर में है। मांडल जो ताल है, जहाँ तक मुझे पता है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और उसके बाद में फतेह सागर जो है वो अपना उदयपुर में है, गैप सागर डूंगरपुर में है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हमें ध्यान देना है इन क्वेश्चंस में कि नॉट करेक्टली मैच। तो सऊदी अरब जो है वो घावर, ईरान गच सरन, कुवैत बरगन, और इराक जो है वो कतीफ। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो आंसर आरपीएससी ने माना है वो है 4, इराक कतीफ। ये सुमेलित नहीं है, बाकी के जो तीनों हैं वो सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सा मेसोपोटामिया का नगर है? तो इसमें जो है आरपीएससी ने 3rd नंबर का आंसर माना है अरेज, ये आंसर माना गया है। नेक्स्ट है 8th, प्रकृति की मेज सीमित संख्या के अतिथियों के लिए ही लगी हुई होती है, और जो बिना बुलाए मेहमान होंगे उनको अवश्य भूखा रहना होगा। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित यह कथन किसने दिया है? ये जो आरपीएससी ने इसका आंसर माना है वो है नंबर 2, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। माल्थस का जो पॉपुलेशन की जो थ्योरी है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें माल्थस का ये बहुत ही एक फेमस कोटेशन है जो आती है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विशेषक अपरदन, यानी कि डिफरेंशियल इरोजन, ये किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 3, यानी कि ए एंड डी। ए तो है संरचनात्मक पीठिकाएं, यानी स्ट्रक्चरल बेंचेस, और उसके अलावा जो है माना गया है डी, यानी कि भूस्तंभ। तो ये 2 इसके आंसर्स हैं, यानी आंसर नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। निम्न को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको मैच करने हैं, एक तरफ खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, ये आपको मैच करने हैं। तो इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 1, यानी ए का है 4। देखिए, इसको मैच भी कर लेते हैं हम। ए का जो आंसर है वो है
ये 1 आंसर माना है। ए का आंसर 4 है। बी का आंसर जो है वो 5 माना गया है। जस्ट अ मिनट। ए का आंसर 4 है, बी का आंसर 5 माना गया है, और सी का आंसर 2 है, सोना, और डी का आंसर 1 माना गया है, और ई का जो आंसर है वो है 3। तो एक बार देख भी लेते हैं इसको। अकवाली जो सतकुई है वो तांबा के लिए फेमस है। इसके बाद में बी जो रामपुरा अगूचा है वो आपको पता है सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। देन सी है जगतपुरा भूकिया, ये सोने के लिए बहुत फेमस माइनिंग है, ये बांसवाड़ा में है। इसके बाद में मांडो की पाल, ये फ्लोराइड के लिए फेमस है। इसके बाद में सबला लोहारिया, ये काफ़ी एक नया एरिया है, ये जाना जाता है लाइमस्टोन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th, कार्ल रिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 1, यानी कि ए, बी और डी। कार्ल रिटर किस किस चीज़ों को मानता था? तो ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा को मानता था, यानी टेलियोलॉजिकल व्यूज को मानता था, यानी कि जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसा उनका मानना था। इसके बाद में बी जो है भूगोल का मानव केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को वो ज़्यादा फॉलो करते थे। इसके बाद में डी जो है लैंडर कुंडे की जो अवधारणा है वो भी इन्होंने दी है। तो इस तरीके से आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 1, ए, बी एंड डी। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोदा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये जो क्वेश्चन है, आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा है जिसमें एच टेट का हरियाणा पीजीटी का जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया है जिसमें दोदा बेटा वाला ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए PYQs को सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से घूम फिर के कुछ क्वेश्चन हमें वहाँ मिलते हैं, जिससे काफ़ी हेल्प हमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 12 का आंसर जो है वो है 4, यानी नीलगिरी। तो दोदा बेटा जो पीक है, माउंटेन पीक, वो हमें नीलगिरी हिल्स के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, मनोरंजन तथा सेवाओं से संबंधित कार्यों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? यही ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है कल के एच टेट के पेपर में भी मैंने सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है तृतीयक क्रियाकलाप, यानी टर्शरी एक्टिविटीज़। देखिए जितना भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और सर्विसेज हैं, सर्विसेज आपको पता है वो टर्शरी एक्टिविटी में आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है और ये फॉल्ट का डायग्राम है जिसमें ABCD नाम के 4 पॉइंट्स हैं जिनके आपको नाम बताने हैं। तो 14th का जो आंसर आरपीएससी ने माना है वो है 1, ये इसका आंसर है 1, यानी कि फर्स्ट जो है वो ए जो है वो 3 को दिखा रहा है, ए यानी 3, यानी कि पार्श्व शेप इस तरीके से। तो ये फर्स्ट जो इसका आंसर है वो आरपीएससी ने ये माना है, फर्स्ट, ये इसका आंसर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन का में आपको एक कथन और कारण दिया हुआ है। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के तैयार इस्पात के निर्यात में कमी आई है और कारण इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की कम कीमतों के कारण निर्यात का लाभांश कम हो गया है। ये है इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 2, यानी कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यही है। इसके बाद में हम आते हैं 16 क्वेश्चन पे। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की भू आकृतियों को समझने में मदद करता है। बी है गहराई के साथ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है और एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से कम होता है और पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले उल्कापिंड सूचना के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा जो है अपने एनसीईआरटी की बुक से पूछा हुआ है और इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 3, यानी कि ABD। ए स्टेटमेंट सही है, बी सही है और डी भी सही है, सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद में आते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। इसका आंसर आरपीएससी ने 1 माना है, यानी कि एक बार इसको सुमेलित भी कर लेते हैं हम। आरपीएससी ने इसका आंसर 1 माना है, 1, और सुमेलित करते हैं। ए का है 4, यानी कि कॉस्मोस जो बुक है वो लिखी है हमबोल्ट ने। फिर अर्ध कुंडे जो है ये लिखी है रिटर ने। इसके बाद में वॉल्कर कुंडे जो है वो लिखी है रेडजेल ने और कॉरिडोर्स ऑफ टाइम जो है वो है फ्लूअर्स की बुक। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है 1, आरपीएससी ने 1 माना है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। एक स्कैटर आरेख में, यानी कि एक सिंपल लाइनर अरेंजमेंट जो होते हैं डॉट्स के, एक स्कैटर आरेख में दाएं निचले कोने से ऊपरी बाएं कोने तक बिंदुओं की सरल रैखिक व्यवस्था क्या दर्शाती है?
इसका आंसर है 2 यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध। अगर हम इसको एक डायग्राम की तरीके से बना के देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये ग्राफ है, आरपीएससी ने इसका आंसर जो है वो 2 माना है, ये ग्राफ है। अब क्या कह रहा है ये कि राइट लोअर कॉर्नर से इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ये जो डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे, इन डॉट्स का जो ये अरेंजमेंट है ये क्या कहलाएगा। तो देखिए जब हम कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो कोरिलेशन के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और एक जीरो कोरिलेशन का कंसेप्ट चलता है। तो उसको हम इस तरीके से बिंदुओं के स्कैटरिंग से भी पहचान सकते हैं। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, सतत पोषणी विकास से संबंधित बर्डलैंड रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो ये आंसर है इसका 1987। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बर्डलैंड रिपोर्ट का एक कंसेप्ट आता है जो 1987 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस विद्वान ने फारस साम्राज्य के सूसा से सार्डिस तक के महान राजमार्ग का स्पष्ट रूप से वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। तो इसका आंसर है, आरपीएससी ने जो माना है वो है हेरोडोटस ने जो है ये वर्णन अपनी बुक में किया है। फिर है चंबल 65 तथा मंगला उच्च उपज देने वाली जो किस्मों के जो बीज हैं वो किस क्रॉप के हैं, ये आपको बताना है। इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 4 यानी गेहूं के। तो चंबल 65 और मंगला जो है वो किसकी जो सीड्स हैं ये गेहूं के। नेक्स्ट हम आते हैं 22 क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। इसका आंसर आरपीएससी ने जो माना है वो है 4 जो सही नहीं है, यानी देवास परियोजना के तृतीय चरण में चंदलाई बांध का निर्माण किया गया है, ये रॉन्ग है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। देवास परियोजना के द्वितीय चरण में मादड़ी बांध का निर्माण किया गया है, तो सेकंड चरण में मादड़ी बांध। देवास परियोजना के प्रथम चरण में गौरान जो बांध है उसका निर्माण किया गया है। और इसी तरीके से जो है आपका फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट देवास परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। फोर्थ वाला जो आंसर है वो आरपीएससी ने माना है जो कि गलत है। नेक्स्ट 23, राजस्थान के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो ये राजस्थान के पॉपुलेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आरपीएससी ने 3 माना है, बाड़मेर वो जिला है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24, चट्टानों से संबंधित आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक और रवेदार होती है, और इसके बाद में लोएस एक अवसादी चट्टान है और रवेदार है। और थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया है कि संगमरमर एक कायंत्रित चट्टान है। अब आपको इसका सही बताना है कि क्या सही है। तो आरपीएससी ने इसका आंसर 3 माना है, यानी कि ए और सी सही है, बी गलत है। तो ए सही है यानी आग्नेय चट्टानें प्राथमिक और रवेदार होती है, और सी यानी संगमरमर एक कायंत्रित चट्टान है, ये सही है। लोएस वाला पॉइंट गलत है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पे हम आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भूगर्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में निम्न में से किस देश में लौह अयस्क कच्चा जो रॉ होता है क्रूड आयरन ओर का अधिकतम भंडार स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आरपीएससी ने 3 माना है, यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक उत्तरदायी कारक है। माल्थस ने कुछ अलग अलग पॉपुलेशन कंट्रोलिंग फैक्टर्स बताए थे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा माल्थस ने बताया है, वो आपको छांटना है। तो इसका आंसर आरपीएससी ने जो माना है वो है 4 ACD। ए है विवाह स्थगन, सी है प्राकृतिक आपदाएं, डी है भूखमरी और युद्ध, ये माना था। बी जो है पारिवारिक नियोजन के कृत्रिम उपाय, ये आरपीएससी ने जो है वो नहीं, ये माल्थस ने नहीं माना है। तो आरपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर 4 है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, मलबा नियंत्रित ढाल यानी कि डेब्रिस कंट्रोल्ड स्लोप क्या कहलाता है, एक और इसका नाम क्या है। इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 2 यानी कि सरल रेखीय ढाल रेक्टिलिनियर स्लोप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड। निरपेक्ष आर्द्रता डिवाइडेड बाय आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100 क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर है ये बहुत सिंपल सा है, सापेक्षिक आर्द्रता इसको कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये सीधा सीधा आपका जो है बुक से पूछा गया क्वेश्चन है, डॉक्टर सविंदर सिंह सर जी की जो बुक है उससे पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 29, सही कथनों को चुनिए। सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है, और इसका आंसर आरपीएससी ने 1 माना है, यानी कि बी और सी।
बी और सी स्टेटमेंट सही है। गेहूं हिमालय की उच्च भूमियों में वर्षा पे आधारित एक फसल है। और सी जो है भारत में चाय बागान की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। ए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इसके विभिन्न आयामों को भारिता दी जाती है। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 2 यानी 1/3। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। इसमें आरपीएससी ने आंसर माना है 2 यानी कि ए का है 4। A4 यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान है, वहाँ पे आपको रेतीली मिट्टी मिलेगी। और बी का आंसर है 5 यानी कि जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अलुवियल सॉइल मिलती है, आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसके बाद में सी का है 1 उप आर्द्र मैदान, यहाँ पे भूरी काली मिट्टी मिलती है, भूरी लाल मिट्टी मिलती है। उसके बाद में डी के अंदर है 3 यानी कि गहरी लाल चट्टानी मिट्टी आर्द्र दक्षिणी मैदान में। और लास्ट है ई का आंसर है 2 यानी कि आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान जो है उसमें काली मिट्टी मिलती है, बेसिकली हाड़ौती वाला जो रीजन है। तो 31 का आंसर जो है वो हो गया है 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। सुराघाट जो है वो एक 2 ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, क्या है और कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है एक दर्रा है, सुराघाट एक पास है बेसिकली। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है मध्य अरावली में लोकेटेड। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी इसका आंसर जो 32वें क्वेश्चन का आंसर आरपीएससी ने 4 माना है। नेक्स्ट 33, व्यवहारवादी भूगोल का निम्न में से कौन सा आधारभूत तर्क है, ये आपको बताना है। व्यवहारवादी भूगोल यानी कि जो बिहेवियरल ज्योग्राफी होती है वो। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 3 यानी कि ए एंड बी सही है। व्यक्तियों के मानस में वातावरणीय प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि कुछ एनवायरमेंटल इमेजेस होती हैं उनके माइंड में। और बी जो है इसका आंसर बी माना है, ऐसे प्रतिबिंबों को शोधकर्ताओं द्वारा परिशुद्धता से पहचाना जा सकता है। सी इसमें गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। डोलरम बेल्ट के अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है, यानी कि उसका वो क्यों बनती है डोलरम बेल्ट। तो आपको इसका आंसर बताना, इसका आंसर आरपीएससी ने जो बताया वो है 1 बी एंड सी। यह उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की पेटी होती है और यहाँ ज़्यादातर वायु जो है वो शांत रहती है। तो आंसर नंबर 1 माना है इसका। नेक्स्ट है 35, निम्न कथनों पर विचार करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर आरपीएससी ने 2 माना है, यानी कि ए एंड बी। कार्बी एंग्लोंग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल ये हिस्सा है इसका। बी जो है मेसोजोइक युग में के समय भारतीय मरुस्थल क्षेत्र समुद्र के नीचे था। तो इस तरीके से आरपीएससी ने 35 का आंसर 2 माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है आपको, जो सुमिलित नहीं है। इसमें आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो है 2 यानी कि पवन के द्वारा निर्मित निक्षेप भू आकृति इंसेलबर्ग है। इंसेलबर्ग उससे निक्षेपण से नहीं बनती है, डिपोजिशन से नहीं बनती है, बल्कि इरोजन से बनती है। तो ये रॉन्ग है, बाकी का आंसर सही है। नेक्स्ट 37, किसने सीमाओं को राजनीतिक संभार रेखाओं के तरीके से माना था। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 2 अंसेल। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम कई बार पढ़ते हैं कि राजनीतिक संभार रेखाओं के रूप में सीमाओं को किस विद्वान ने माना है। तो इसका आंसर जो है वो अंसेल माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है, क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत के प्रतिपादन में सहयोग करने वाले भूगोलवेत्ताओं का सही क्रम क्या है, सही समूह क्या है। तो इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 2 यानी कि एसबी जोन्स, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। फिर विटलसी और हार्टशोन और गॉटमैन, इन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। तो इन 4 लोगों का जो समूह है वो आपका यूनिफाइड फील्ड थियोरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मध्यकालीन लक्ष्य के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR को किस प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है 39 क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 2.1 शिशु प्रति महिला। नेक्स्ट 40 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी का खड़ा ढाल किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो है 2 यानी कि प्राथमिक ढाल का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 41, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है ये वाला। फर्स्ट जो न्यूनतम है वो है अरुणाचल प्रदेश और जो मैक्सिमम है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ऊपरी वायु में व्यापारिक पवनों के तापमान व्युत्क्रमण साधारणतः जुड़े होते हैं। देखिए थर्मल इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है व्यापारिक पवनों के बारे में। और 42 का जो आंसर आरपीएससी ने माना है वो है 3 यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म प्रति चक्रवातों से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 3 यानी इसरो।
नेक्स्ट 44th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनिपेग शहर का एक आपको यहाँ पे जो क्लाइमेट डायग्राम है वो दिया गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को दिखाया गया है फ़ारेनहाइट में, और एक तरफ आपको यहाँ पे इस साइड में जो रेनफॉल को इंचेस में दिखाया गया है। तो ये किसको दिखा रहा है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को दिखा रहा है, ये आपको बताना है। तो 44 क्वेश्चन का आंसर आरपीएससी ने 1 माना है, यानी कि मिडिल लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। हेलोक्लाइन मंडल का संबंध है, हेलोक्लाइन मंडल का संबंध जो है वो किससे है, इसका आंसर होगा लवणता से। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 4, यानी कि 1976 में 1976 में पहली जनसंख्या नीति जो है हमारी घोषित की गई थी, आई थी। इसके बाद में है 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में पूछा गया है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारतीय राज्यों का सही समूह कौन सा है, तो इसका आंसर आरपीएससी ने 1 माना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर की निम्न में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रणाली का क्रम सही है, सही क्रम आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 4 आंसर है इसका, यानी कि दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, उसके बाद में आगे चलेंगे तो ब्राज़ील धारा आएगी, उसके बाद में पश्चिमी वायु प्रवाह आएगा, उसके बाद में बैंगुला धारा आएगी। तो इस तरीके से 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन किससे संबंधित है, इसका आंसर माना है मैडीटेक, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसका आंसर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 49, इसमें से 4th नंबर का जो आंसर है वो आरपीएससी ने माना है, यानी कि ए, बी एंड डी। ए यानी एग्रोटेक, बी यानी आपका स्पोर्ट्स टेक आ गया, डी यानी मेडटेक आ गया। तो ये आंसर माना है आरपीएससी ने, सी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन जो है, विलास एवं लासी नदियाँ, विलास एवं लासी सहायक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसका आंसर आरपीएससी ने 2 माना है, यानी पार्वती नदी की। और अब आपको ये बताना है कि पार्वती नदी जो है वो खुद किसकी सहायक नदी है, वो खुद किसके ट्रिब्यूटरी रिवर है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज के इन 150 क्वेश्चंस में से हमने आज के लेक्चर में 50 क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में करेंगे। इस तरीके से इस पूरे पेपर को हम लोग कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सीरीज़ जो मैंने शुरू की है कल से, ये अच्छी लग रही होगी, और नो डाउट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में दिखाई देंगे। इसलिए अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख लें और बहुत लाइटली नहीं लेना इन क्वेश्चंस को, सीरियसली लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है वो घूम फिर के हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।